नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर निधि सिंह है और आज हम कक्षा 11 की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वायुमंडल में जल। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में हमें चिपचिपा क्यों महसूस होता है? या फिर सर्दियों में रूखा सा? आपने पहले भी पढ़ा है कि हवा में जल वाष्प होता है, जिसे वाटर वेपर भी कहते हैं। तो ये चिपचिपा और रूखापन जल वाष्प के ज्यादा और कम होने की वजह से होता है। गर्मियों में जब हवा में जल वाष्प ज्यादा होता है तो चिपचिपा सा महसूस होता है, और सर्दियों में जब जल वाष्प कम होता है तो रूखा सा महसूस होता है। जल वाष्प में वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। क्या आप जानते हैं, मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव और ठोस के रूप में उपस्थित होता है। अच्छा, तो ये बताओ कि वायुमंडल में आर्द्रता या नमी आती कहां से है? वायुमंडल में नमी जलाशयों से वाष्पीकरण और पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जल वाष्प को ही तो आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जल वाष्प का वजन है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जल वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग होती है। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। आप ये सोचेंगे कि एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को क्या कहेंगे? ऐसी हवा को संतृप्त या सैचुरेटेड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। यह बिल्कुल उसी तरह की स्थिति होती है जब हम पेट भर के खा लेते हैं, तब हम और खाने में सक्षम नहीं होते और हम कहते हैं कि हम संतृप्त हैं। हवा के दिए गए सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है, उसे ओसांक या ड्यू पॉइंट कहते हैं। आइए हम वाष्पीकरण और संघनन के बारे में बात करते हैं, जिसे हम
एवेपोरेशन और कंडेंसेशन भी कहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी, वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। आइए अब हम संघनन के बारे में बात करते हैं। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जल वाष्प को धारण कर रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, खासकर धूल, धुआं और महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है और यह उस समय भी होता है जब तापमान ओसांक के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब और आर्द्रता से प्रभावित होता है। तो सवाल ये होता है कि संघनन होता कब है? संघनन तब होता है जब पहला, वायु का आयतन नियत हो और तापमान ओसांक तक गिर जाए। दूसरा, वायु का आयतन और तापमान दोनों ही कम हो जाएं। तीसरा, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प या आर्द्रता ओस, कोहरा, तुषार और बादल में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए सबसे पहले ओस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जब हल्की सर्दियां शुरू होती हैं तो सुबह सुबह घास या पत्तियों के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें भी मिलती हैं, है ना? जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं हैं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता
और ठंडी और लंबी रातें। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। संघनन का दूसरा प्रकार है तुषार। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे, जिसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। अगला प्रकार है कोहरा और कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु संगति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा और कुहासा के कारण दृश्यता कम से 0 तक हो जाती है। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती हैं। आपने सर्दियों के मौसम में या कभी-कभी बरसात के मौसम में अपने आसपास के इलाकों में कोहरा महसूस किया होगा, है ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुहासे और कोहरे में अंतर क्या है? कुहासे और कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है और कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। संघनन का अगला प्रकार है बादल। बादल को आमतौर पर हम बारिश के मौसम से जोड़ते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संगति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्षाभ मेघ सबसे पहला प्रकार है। आप दिए हुए चित्र में देख सकते हैं, ये पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। दूसरा है कपासी मेघ। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। तीसरा है स्तरी मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। चौथा है वर्षा मेघ। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और बारिश के सूचक होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल ऊंचाई के हिसाब से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है ऊंचे बादल, जिसमें कि पक्षाभ, पक्षाभ स्तरी, पक्षाभ कपासी मेघ आते हैं। दूसरा है मध्य ऊंचाई के बादल, जिसमें स्तरी मध्य और कपासी मध्य बादल आते हैं। तीसरा है कम ऊंचाई के बादल, जिसमें स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ आते हैं। तो अगली बार जब बादल देखना, तो समझने की कोशिश करना कि वो कौन से बादल हैं। आज भी भारत के गांवों में किसान बादल को देखकर ही तो मौसम का रुख समझता है। अगला विषय जिस पे हम बात करेंगे
वो है वर्षण, जिसे हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नमी षटकोणीय रवों या क्रिस्टल्स के रूप में निर्मुक्त होती है। यही रवे हिमतुलों या स्नोफ्लेक्स का निर्माण करते हैं। वर्षा और हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि और कर्कापात हैं। सहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं, नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं और सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं और कर्कापात कहलाती हैं। हालांकि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है और समय और क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो कभी-कभी ही होता है। ओला पत्थर वर्षण का एक और प्रकार है और ये एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। वर्षा वर्षण का सबसे सामान्य प्रकार है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। वर्षा का सबसे पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। यह वर्षा किन परिस्थितियों में होती है? आइए चित्र के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के ऊपर माफ कीजिएगा, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है और तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की प्रक्रिया होती है और कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र और खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। दूसरा प्रकार है पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु की संगति पर्वतीय ढाल पर आती है, तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है और जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है, यह फैलती है। तापमान गिर जाता है और आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं। वे नीचे की ओर उतरती हैं और उनका तापमान भी बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है
और इस तरह प्रति पवन ढाल सूखे और वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। वर्षा का तीसरा प्रकार है चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा, जिसके बारे में आपने 10वें चैप्टर में पढ़ा ही होगा, इसलिए इसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, बल्कि आइए वर्षा के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि क्या वर्षा हर जगह एक समान होती है? नहीं, है ना? आइए हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि विश्व में वर्षा कहाँ-कहाँ कितनी मात्रा में होती है। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग-अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है और यह अलग-अलग मौसमों में भी होती है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, सामान्य तौर पर हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं, वर्षा की मात्रा धीरे-धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतर या भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है और यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। जहां भी पहाड़ तट के समानांतर हैं, वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है और यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को कुछ मुख्य रूपों में पहचाना जाता है। वो है, पहला, बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहां प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। ये इलाके हैं विषुवतीय पट्टी, शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर, मॉनसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रति वर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। तो ये है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। तीसरा है कम वर्षा वाले क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग और शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वायुमंडल में जल किस तरह पाया जाता है। आइए जिन मुख्य बातों को हमने जाना उन्हें फिर से याद कर लेते हैं। पहला है, जल वाष्प और आर्द्रता क्या है और किस तरह वायुमंडल में पाया जाता है। आर्द्रता के प्रकार कौन-कौन से हैं? वाष्पीकरण
और संघनन क्या है? संघनन के प्रकार कौन-कौन से हैं? बादल और उसके प्रकार, और अंतिम है वर्षा के प्रकार और वितरण। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आ गया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपकी क्लास के कुछ और विषय पे चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।